दयाराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव गृह कारागार प्रशासन और सुधार विभाग श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस एक साथ आज जनपद संत कबीर नगर जनपद को, जिसकी पहचान बाबा तामेश्वर नाथ धाम और महान सूफी संत कबीर दास जी के साथ जुड़ा हुआ है, इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए कुल 106 परियोजनाएं जो 219 करोड़ रुपए की लागत से है, इनका लोकार्पण और लगभग 26 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए जनपद संत कबीर नगर जनपद के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको इसकी बधाई देता हूं और ये विकास आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सीमा भी है और जनता की आवश्यकता भी है। वास्तव में विकास से ही हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और देखते देखते 24 वर्ष बीत गए, लेकिन संत कबीर नगर जनपद विकास की जिस आस को लेकर के आज से 24 वर्ष पूर्व बना था, लगभग 20 वर्षों तक कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं था। राजनीतिक कारणों से घोषणाएं तो होती थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। वे ठेके पट्टे, भाई भतीजावाद और जातिवाद के चंगुल में फंस करके रह जाती थी और अंततः उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन नागरिकों को जो यहां का सामान्य नागरिक है, आम नागरिक है। लेकिन आज एक साथ यहां पर लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनपद संत कबीर नगर भी अब अन्य जनपदों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई लोक गाथा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अभी 2 वर्ष पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जनपद संत कबीर नगर को प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने मगहर में आकर के संत कबीर की स्मृति में उनकी शब्द साधना को एक नई ऊंचाई देते हुए कबीर पीठ की स्थापना जनपद संत कबीर नगर जनपद में मगहर में की थी। आज वह लगभग अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण की शुभ तिथि भी आने वाली है। भाइयों बहनों, विकास आज आप देखते होंगे उसकी धुरी बदली है। पहले विकास के लिए लोगों को आवाज लगानी पड़ती थी। आज बाबा तामेश्वर नाथ धाम में भी पर्यटन विकास की योजनाएं काम कर रही हैं और जो बची होंगी उनको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, मलेरिया से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों से मौतें होती थी। उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं।
अकेले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक जर्जर मेडिकल कॉलेज बन करके रह गया था। यहां के लोगों के लिए उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज आप देख रहे होंगे लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आज जनता की सेवा कर रहा है। गोरखपुर में एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का उद्घाटन का कार्य संपन्न होने जा रहा है। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज, आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, और विगत सत्र में तो हम लोगों ने बस्ती का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी कर दिया है। एमबीबीएस की प्रवेश भी वहां पर प्रारंभ हो गए हैं। आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुरम मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज होगा और संत कबीरनगर जनपद में भी एक नया मेडिकल कॉलेज आएगा। पीपीपी मोड पर सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज के साथ आज कार्य करते हुए हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य को रखने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा ये कोरोना महामारी आई है, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का, जनता की सेवा के लिए समर्पित होने वाले जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, मीडिया के कर्मियों का, उन सबका मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इस महामारी के दौरान अनवरत जनता जनार्दन की सेवा की। और मैं अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन का भी जिन्होंने अनुशासन का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ते हुए न केवल अपनी सुरक्षा की बल्कि सामुदायिक सुरक्षा के सरकार के संकल्प के साथ जुड़ करके वे निरंतर इस अभियान के साथ जुड़े रहे। एक बड़ी महामारी से बचाया। कल्पना करिए सपा और बसपा या कांग्रेस के समय में ये महामारी आई होती तो क्या होता। जैसे आज केरल के अंदर हो रहा है और जैसे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति होती, क्या होता, कितने लोग मरते। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भाइयों बहनों हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। आपने देखा होगा जो बच्चे निराश्रित हुए उन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है। 4000 रुपए हर महीने उन बच्चों को उपलब्ध सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो महिलाएं भी निराश्रित हुई हैं सरकार ने उनके लिए भी योजना तैयार कर ली है। बहुत शीघ्र उस योजना को हम लागू करने वाले हैं जिससे कोई भी अपने आप को निराश्रित महसूस न कर सके। एक जिम्मेदार सरकार इसी जवाबदेही के साथ कार्य करती है और इसी जवाबदेही को बनाए रखने के लिए आज एक बार फिर से मैं संत कबीरनगर जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए एक सुविधा है। यहां पर जिन परियोजनाओं का हमने आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें बहुप्रतीक्षित जेल के निर्माण का भी है। यहां के कैदी उनको बस्ती जाना पड़ता था, लेकिन उनके लिए यहीं पर सुविधा देंगे, सुधार गृह के रूप में से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लोगों को एक बार सुधरने का अवसर भी देंगे।
लेकिन जेलें अपराध के गढ़ नहीं बनने चाहिए, ये भी सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है। अपराधियों के लिए मौज मस्ती का केंद्र नहीं बनना चाहिए, इस सरकार ने सुनिश्चित किया है और आज जेल जेल के रूप में कार्य कर रही है। यहां की बहुप्रतीक्षित जेल का लोकार्पण के साथ साथ विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का, वह लोक निर्माण विभाग की सड़कों का है, सेतु निगम के सेतु का है, पर्यटन विभाग की पर्यटन योजनाओं का है, अलग अलग विभागों के पंचायती राज के पंचायत भवनों का है, ग्राम सचिवालय की परिकल्पना को साकार करने का कार्य है, या फिर आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने की सरकार की मंशा के अनुरूप बनाई जाने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाने का है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस जनपद की पहचान कभी बखिरा के बर्तनों से भी हुआ करती थी, पिछली सरकारों ने उसे भुला दिया। और भाइयों बहनों, एक बार फिर से बखिरा में इस प्रकार का क्लस्टर विकसित करने की तैयारी हमारी हो रही है, जिससे बखिरा का बर्तन उद्योग एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना सके। ये स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा विकसित करेगा। यह स्थानीय स्तर पर यहां की माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का एक मंच देगा, एक नया अवसर देगा, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी आप देख रहे होंगे, देखा होगा आपने, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से कुछ बेटियों को यहां पर सिलाई मशीन और टूल किट उपलब्ध कराए गए। एक टूल किट का उद्देश्य ही यही था, इसका उद्देश्य ही यही है, इस टूल किट के माध्यम से हम इन बालिकाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर सके और प्रधानमंत्री मोदी जी के उस सपने को साकार कर सके, जिसमें उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल। बालिकाएं अगर अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगी, कोई महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से कार्य कर सकती है, कोई सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ सकती है। खल्लाबाद तो कभी करगा और हथकरघा के लिए जाना जाता था, यहां पर हम लोग रेडीमेड गारमेंट का हब क्यों नहीं बना सकते? नई तकनीक के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य क्यों नहीं कर सकते? अगर हर घर में सिलाई की मशीन, आधुनिक सिलाई की मशीन आ जाए और आधुनिक सिलाई की मशीन के साथ हम मार्केट को उनको लिंक कर लें, रेडीमेड गारमेंट आपके घर घर में बनता हुआ दिखाई देगा और एक समय आप बांग्लादेश और वियतनाम को फेल करके खल्लाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आसपास के जनपदों की बहन और बेटियां अपने अपने घरों में रेडीमेड गारमेंट बनाएगी, मार्केट को देगी और मार्केट उसे न केवल यहां के बाजार की आपूर्ति के लिए बल्कि दुनिया के बाजार में पहुंचाने का कार्य भी करेगी। श्रम सस्ता है, यहां पर इसका उपयोग हम आगे बढ़ा करके उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जितना जल संसाधन हमारे पास है, दुनिया तरसती है पानी के लिए और यहां पर पर्याप्त जल संसाधन है। पर्याप्त जल संसाधन का मतलब हम खेती बाड़ी को भी अच्छा कर सकते हैं, कृषि अच्छी हो सकती है, बागवानी अच्छी हो सकती है, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का कार्य यहां पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, मत्स्य उत्पादन का कार्य अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी स्वयंसेवी समूह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और राज्य सरकार उन्हें रिवॉल्विंग फंड दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इस दृष्टि आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपसे कहने के लिए, अभी पिछले एक महीने के अंदर काफी बरसात हुई और इस बरसात के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 15-17 जनपदों में भीषण बाढ़ की भी समस्या पैदा हुई थी। मैं वर्चुअली जिला प्रशासन से रिपोर्ट ले रहा था,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग रिपोर्ट ले रहे थे। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादा प्रभावित जनपदों में दौरा भी किया था। हर बाढ़ पीड़ित के साथ सरकार की संवेदना है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं अपने मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, हर बाढ़ पीड़ित को शासन की सुविधा का, राहत का राशन किट उन्हें उपलब्ध अवश्य हो जाए, ये सुनिश्चित करने का कार्य कर लें, जिससे कोई भी बाढ़ पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न करे। हर बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार ने 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई, चना, नमक, मिर्च मसाले, रिफाइंड तेल, गुड़, मोमबत्ती, देशलाई, बरसाती, ये सब की व्यवस्था कर रखी है और हर एक बाढ़ पीड़ित तक इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। और साथ साथ बीमारी से बचाव के लिए भी उन्हें जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा सकते वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, अन्यथा क्लोरीन की टैबलेट घर घर बांटने की व्यवस्था अवश्य हो। लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए कि पानी, बरसात का पानी वैसे ही न पी ले, बल्कि उसको गर्म करने के बाद छान करके ही उसका सेवन करें। यानी हमें लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। बरसात का समय जल भरा हो जाता है, सांप के काटने के, बिच्छू को काटने से, जंगली जीवों के काटने से, आवारा कुत्तों के काटने की शिकायतें आती हैं। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिलना चाहिए, किसी को भी इसका संकट न हो, परेशानी न हो। हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना होगा। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए कि आज समय बदल चुका है। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिर्दी और दंगा प्रदेश की पहचान